सी हिंदुस्तान ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ई विमर्श के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं किरण रिजिजू जी। इनके विभागों के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। इनके पास युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये संभाल रहे हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका ई विमर्श में। जी नमस्कार। किरण जी, जिस तरीके से कोरोना काल पूरे देश में आया, ये कैसी परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। इससे अभी उबरने की कोशिश भी पूरा भारतवर्ष कर रहा है। लेकिन इस बीच एक चीज हमें ये भी देखने को मिली है, मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा हुआ। ऐसे में जो विभाग आपके पास है, चाहे अल्पसंख्यक विभाग की हम बात करें, खेल मंत्रालय की हम बात कर लें, इस 1 साल में क्या बड़ी उपलब्धि रही है, क्या बड़े फैसले रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस 1 साल को इन विभागों के लिए कितना बेहतर कर पाए? जी, आपने सही कहा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला सरकार का 1 साल पूरा हो गए हैं। अब इस 1 साल को पूरा हम हिसाब किताब करके बताएंगे तो वो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर दिन इस 1 साल के अंदर में हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया गया है जो देश हित में हो, जनहित में हो और देश के हर वर्ग को छूने वाला काम होते रहा है। मेरा अपना मंत्रालय का हम बात करेंगे तो पिछले 1 साल में हमने खेल के क्षेत्र में वो मकाम हासिल किया जो पहले नहीं कर पाए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो मेडल की दृष्टि से या कोई भी अचीवमेंट देखेंगे तो पहले के मुकाबले हमारा अचीवमेंट अच्छी रही। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी हम तैयार थे, लेकिन कोविड के चलते वो 1 साल पोस्टपोन हो गया, वरना हम उसमें भी अच्छा उम्मीद लेकर के हमारा तैयारी चल रही थी। और साथ साथ में हमारे जो युवा कार्यक्रम के माध्यम से तमाम देश के कोने कोने तक हमारे कार्यक्रम चलते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है, हमारे लगभग 75 लाख वॉलंटियर्स है जो हमारे युवा कार्यक्रम मंत्रालय में जुड़े हुए हैं। जैसे एनएसएस के हमारे जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से चलते हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स के चलते हैं। बहुत सारा कार्यक्रम हमने चलाया है जो प्रभावी ढंग से हमारे वॉलंटियर्स गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली तक हम लोग पहुंचाते हैं। और हमारे जो अल्पसंख्यक मामले वाला जो मंत्रालय है उसके माध्यम से भी जो 6 माइनॉरिटी से 6 जाति हैं जिसको भारत के हमारे जो सरकारी तंत्र के हिसाब से माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है, उनके लिए भी बहुत सारा कार्यक्रम हमने चलाया है, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, चाहे हुनर हाट के माध्यम से हो, और भी फ़ायदा पहुंचाने का, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा चीज़ हमने पिछले 1 साल में किया है जो जनहित में बहुत फ़ायदामंद साबित हुआ है। लेकिन पिछले 2.5 महीने से ये कोविड के चलते थोड़ा सा रुकावट हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी जल्दी से फिर से पटरी पे लौटेंगे। और खेल कूद के क्षेत्र में तो हमने पूरा तैयारी भी कर दिया है और हमारे मंत्रालय फिर से पूर्ण रूप से जो जिस गति में काम कर रहे हैं उस गति में फिर से लौटने वाले हैं। बिल्कुल, आपके पास अल्पसंख्यक जो समाज है उसका मंत्रालय भी आपके पास है, आप वो संभाल रहे हैं, उसका जिक्र भी आपने किया है कि क्या कुछ इन लोगों के लिए योजनाएं आपके पास हैं, चलाई जा रही हैं, किस तरीके से इन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन कोविड की अगर हम बात करें, कोरोना काल की हम बात करें, तो ये जो समाज है अल्पसंख्यक बहुत बड़ी संख्या में चपेट में आया है इसके। तो इस वक्त फौरी तौर पे इन्हें राहत पहुंचाने के लिए क्या कोई विशेष योजना इस मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही है या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही हो जिससे इन्हें उबारा जा सके भविष्य में? देखिए, सरकार का कोई कार्यक्रम होता है जो भी है वो समाज के हर वर्ग के लिए होते हैं और पूरे देश के लिए होते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो डेसिग्नेटेड माइनॉरिटीज़ के इलाका में ही इसका क्रियान्वित किया जाता है। तो उसमें बहुत सारा मल्टी प्रोंग्ड सेक्टर में हम काम करते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो हम जो बॉर्डर एरियाज़ में अलग अलग से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हो, तमाम प्रकार का हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम है स्कॉलरशिप का। लाखों स्कॉलरशिप का कार्यक्रम हर महीने
हमारा यहाँ से संचालित होते हैं और फिर लोगों को पहुँचाया जाता है उसका लाभ। तो जो लाभार्थियों को राज्य सरकारों के माध्यम से हम उन तक पहुँचते हैं और बहुत सारा काम हुआ है, गिनती करके बताएंगे तो बहुत आपको लंबा सूची मिलेगी। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो कोविड के चलते सबको अवेयरनेस करने का काम, हमने कोई सेग्रीगेशन तो नहीं किया, क्योंकि कोविड जैसे जो ये महामारी है इस वक्त तो हम अगर एक जात या एक बिरादरी के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे या उन पे टारगेट करेंगे तो फिर वो गलत लगता है। तो लेकिन हमारे मंत्रालय में जो दायित्व दिया है वो तो हम खूब निभा रहे हैं, लेकिन साथ साथ भी इसमें एकजुट होकर के सारा देश एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। तो हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के माध्यम से बहुत काम किया है, लेकिन जो मेरा दोनों विभाग है खेल और युवा कार्यक्रम, इसका माध्यम से मैं बहुत ही दूर दूर तक अपना प्रभाव डालने का काम किया है। अब पूरा देश भर में हम तैयारी करके अभी एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, खेलो इंडिया। पूरे देश भर में कोने कोने तक हम राज्य सरकारों के तालमेल से खेलो इंडिया का अभियान चला रहे हैं। फिट इंडिया कार्यक्रम बहुत मजबूती से चल रहे हैं। लॉकडाउन के समय में भी हमने फिट कार्यक्रम चलाया, चाहे रोप स्किपिंग हो, नॉर्मल फिटनेस का हो, घर में बैठ करके अपना हेल्थ चेकअप करने का, ऑनलाइन कोचिंग ट्रेनिंग और एथलीट्स लोगों से लगातार संपर्क रखना, पूरा का पूरा हम इस हमारे मंत्रालय में सारा कार्यक्रम को जीवित रखा। सिर्फ बतौर वहाँ फील्ड में जाकर के कोई कंपटीशन नहीं हुआ, लेकिन बाकी कार्यक्रम हमने बिल्कुल उसको अपनाए रखा है। बिल्कुल, देखिए, और आपने जिक्र भी किया तमाम खेलों का, चाहे ओलंपिक की हम बात कर लें या फिर बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, वो डेट आगे एक्सटेंड कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच आपने जिक्र किया किस तरीके से फिटनेस कार्यक्रम भी चलाया है। खेलो इंडिया ई पाठशाला भी आपके द्वारा चलाई गई है, जिससे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो फिटनेस को फॉलो करके खुद को फिट रख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती इस बीच लोगों के सामने ये भी है, इन युवाओं के लिए भी जो खेल से भी जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी का भी संकट इनके सामने आ गया है। ये हमेशा से अपने फिटनेस पे ध्यान देते रहे, ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग, ये सारी सब कुछ लेते रहे, लेकिन खेलो इंडिया ई पाठशाला जो आपने लॉन्च किया है, क्या इससे किसी तरीके का रोजगार उत्पन्न करने का या फिर इन युवाओं को जोड़ने का, इन खिलाड़ियों को जोड़ने का कोई योजना इस पे बन रही है? क्योंकि अभी इस वक्त देश की हम बात करें तो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हमारी नहीं है और आर्थिक संकट से हम जूझ रहे हैं। हर क्षेत्र में ये संकट सामने आन खड़ा हुआ है, लोगों के रोजगार चले गए हैं, रोजगार काम धंधे बंद हो गए हैं। तो इससे कैसे लोगों को लाभ मिल सकता है? ऐसी कोई योजना आपके मंत्रालय के पास? ये सही बात है। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ी संकट आए हुए हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है तो हमारे जो समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं, दायरा बड़ा है और अपने अपने विभाग को हम कैसे करना है वो भी हम सोच के रखे हैं। जो मेरे विभाग है, जो खेल, इसमें लाखों लोग इसमें जुड़ते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स गुड्स, जो खेलने का सामग्री बनाने का जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, हजारों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। यह खेल, जो खेल के क्षेत्र में बहुत से खिलाड़ियों के अलावा भी लोग जुड़े होते हैं, कोई टूर्नामेंट करते हैं, जैसे आईपीएल होता है, कबड्डी लीग होता है, चैंपियनशिप होता है, उसमें हजारों लाखों लोग जुड़े होते हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार खेल के माध्यम से लोगों को मिलती हैं और इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, इससे बहुत लोगों को कमाई भी होते हैं। और जब कोई खेल खेलता है तो उसमें बहुत लोग जुड़े रहते हैं। छोटे स्तर पर खेल होते हैं, बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। हमारे देश में डोमेस्टिक लीग चलते हैं। तो सारा का सारा खेल बंद होने से जो खेल उद्योग है वो तो बंद हो गए, तो रोजगार तो ये कुछ समय के लिए तो ब्रेक हो गए हैं। इसलिए हमने अपने खेल मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय में हमने लिख करके दिया कि हमारे खेलों को फिर से शुरुआत करने का इजाज़त दिया जाए, लेकिन उसका एसओपी बनाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त हमारा प्राथमिकता जो है हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य ही हमारा प्राथमिकता है। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम पूरा जो एसओपीस बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मेंटेन करके हमने गतिविधि शुरू किया है। कुछ कुछ जगह में प्रशिक्षण शुरू किया गया है, कुछ कुछ जगह में अभी शुरू करने वाले हैं।
स्विमिंग को छोड़ करके बाकी लगभग जो खेल है वो अब शुरू हो गया है। हमने निर्देश भी दे दिया है कि जो स्टेडियम्स है और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर में हर प्रकार का खेल शुरू किया जा सकता है। उसमें सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना है, क्योंकि खिलाड़ी हमारा एसेट होता है। तो हम चाहते हैं कि जो अभी कोविड के चलते लगभग 3 महीने जो अभी प्रभाव पड़ा है, उससे जो नुकसान है उसका हम भरपाई करने के लिए जितना जल्दी हो सके हम अपना अपना रोड मैप तैयारी करें। मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और सारा खेल संघ है, जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस है, उनको भी अपने मंत्रालय के तरफ से मैंने कह दिया है कि आप भी रोड मैप बनाइए। जो खेल संघ अपना लीग शुरू करना चाहते हैं उसका रोड मैप तैयारी करें। लेकिन एक ही समस्या होगा कि स्टेडियम में अभी स्पेक्टेटर्स नहीं हो पाएंगे, यानी कि खेल का कोई भी आयोजन प्रतियोगिता होगा तो उसमें लोग नहीं जा पाएंगे। लोग स्टेडियम में टिकट काट करके देखने का जो प्रक्रिया है वो अभी कुछ समय बंद रहेगा। तो उसके बदले में आजकल सोशल मीडिया है, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो उसका व्यवस्था करें। रोजगार की दृष्टि से जो पूर्व के खिलाड़ी हैं, जो लोग खिलाड़ी रह चुके हैं, उनको ज़्यादा रोजगार देने के लिए भी हमने तैयारी किया है। और ई पाठशाला के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन, हमारा देश में हर स्कूल में पीईटी टीचर हो। स्पोर्ट्स तो एक स्पेसिफिक चीज़ हो गया, जो फिजिकल एजुकेशन है, फिटनेस के लिए भी हमारे बच्चों को एक प्राथमिकता मिले और बच्चों को सहूलियत मिले, उसके लिए ट्रेन टीचर हो। स्कूलों को हमने कहा गया है सीबीएसई के माध्यम से कि जो भी सपोर्ट चाहिए हमारे खेल मंत्रालय से हम देने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमने ऑनलाइन कोचिंग, ई पाठशाला, कोचेस के लिए फिर से कोचिंग करना, फिर खिलाड़ियों को जो ग्रास रूट जो प्लेयर होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा ई पाठशाला, ऑनलाइन कोचिंग, ट्रेनिंग भी हमने शुरू किया है। ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बदलाव हमने खेल के क्षेत्र में लाया है पिछले 3 महीने के अंदर में। बिल्कुल, और ये हम देख सकते हैं, और आपने एक बयान भी दिया था कि 2028 तक भारत खेल की दृष्टि से और इस दिशा में टॉप 10 देशों की सूची में जरूर शामिल हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई है, कोविड-19। ये कितना चैलेंजिंग है इस वक्त में, क्योंकि बहुत लंबा वक्त भी नहीं है आगे के टूर्नामेंट्स के लिए। किस तरह से खेल का आयोजन शुरू किया जाए, उसके लिए रोड मैप जो बनाने का जिम्मेदारी अपना अपना खेल संघ को हमने जिम्मेदारी सौंपा है और वो तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त भारत सरकार के माध्यम से हमने सारा खिलाड़ियों को, जो टॉप्स के खिलाड़ी हैं, उनका पैसे भी हमने एक दिन भी किसी का हमने देरी नहीं करवाया। जबकि हमने छोटे छोटे जो यंग खिलाड़ी हैं उनका भी पैसे, उनका जो मंथली 10,000 करके हमने पैसे दिया है। टॉप्स के खिलाड़ियों को 50,000 पर महीने देते हैं हम। जो हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स होते हैं, पारंपरिक खेलों का हमने भी उनको भी आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। तो शुरुआत के लिए जैसे मलखम है, कलरीपट्टू है, गटका है, थंगता है, इस तरह का जो कुछ खेल है उनको भी हमने कुछ पैसे का आवंटन शुरू कर दिया है, खिलाड़ियों को पैसे दिया है। और भी बहुत सारा खेल है इस देश में, उनको भी हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन प्राथमिकता के रूप से जो ओलंपिक खेल है उनको पहले मौका दिया जाता है, क्योंकि ओलंपिक्स हर 4 साल में आते हैं। और हमारा ये सपना है कि 8 साल के बाद जब लॉस एंजलिस में 2028 में होगा तो उसमें दुनिया के खेल के पायदान में भारत कम से कम टॉप 10 में होना ज़रूरी है। हमारा देश का प्रतिष्ठा का सवाल है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जनसंख्या, 1 या 2 मेडल के लिए तरसना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस दिन से मैं खेल मंत्री बना है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलते रहा है। हमारे खेल विभाग को, खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन प्रधानमंत्री जी की ओर से मिलते रहते हैं। उसी के बदौलत हमको इतना आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक खेल महाशक्ति देश बने, उसके लिए और उसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि ये वक्त ऐसा है कि राज्य स्तर पे और जितने भी स्पोर्ट्स क्लब हैं, ये उन्हें डिसाइड करना होगा कि कितना इस वक्त अपने खिलाड़ियों को और बेहतरीन कर सकते हैं वो, और आप उनकी मदद के लिए तैयारी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आपके पास प्रस्ताव भी आए हैं कि इस चुनौती से निपटते हुए उनको, खिलाड़ियों को कैसे ट्रेन करना है, क्या कुछ ज़रूरत है उन्हें? ये मैंने पिछली जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय मैंने सारा राज्य के मंत्रियों को भी कहा कि हम पूरा सहायता देंगे।
लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। तो इस दिशा से हम लोग काम कर रहे हैं और मेरे पास बहुत प्रस्ताव आए हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से प्रस्ताव आया है, खेल संघों के माध्यम से प्रस्ताव आया है, और बहुत जगह तो जो खिलाड़ी हैं, इंडिविजुअल खिलाड़ी, वो भी प्रस्ताव लेके आते हैं। बहुत से एकेडमीज है जो प्राइवेट एकेडमीज हैं, जहां हमारे उच्च स्तर का खिलाड़ी ट्रेन करते हैं। तो प्राइवेट एकेडमी जैसे पीटी उषा का खेल एकेडमी हो, या मेरी कॉम का हो, या प्रकाश पादुकोण का हो, या गोपीचंद एकेडमी हो, या कोई भी राज्य सरकार का एकेडमी, बहुत सारा हमारे देश में प्राइवेट से लेकर के सरकारी खेल संस्थाएं हैं, और सब मिलकर के कुछ ना कुछ हमको सहयोग देते हैं और हमसे अपेक्षा भी करते हैं। तो हमने जिस तरीके से काम करना चाहिए वो कर ही रहा है। खेलो इंडिया बहुत बड़ा सफलता साबित हुआ है। तो इस बार तो खेलो इंडिया हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस साल अक्टूबर नवंबर को तो मुझे कोई संभावना नहीं लगता है। लेकिन अगले साल जब करेंगे तो फिर बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। फिर हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू कर दिए। हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया गुलमर्ग में, पहली बार भारत में। तो इस तरह का, चाहे विंटर गेम्स हो, समर गेम्स हो, चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारा पारंपरिक खेल हो, सबको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और लोगों को महसूस भी हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ये सरकार खेल के दुनिया में भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं, और खेल को प्राथमिकता देते हुए भारत को एक मजबूत खेल महाशक्ति बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए आपने जिक्र कि किस तरीके से यहाँ खेल संघ की तरफ से भी बातें चल रही हैं, क्या कुछ करना चाहिए। बीते दिनों एक खबर सामने आई थी, हमने दिखाया भी था, जिसके बाद आपने संज्ञान भी लिया। ज्योति पासवान जो 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल पे तय करती हैं अपने पिता को घर पहुंचाने के लिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और आपने उन्हें राष्ट्रीय साइकिल एकेडमी में ट्रेनिंग देने की भी बात कही है। तो ऐसे कई बीपीएल परिवारों के जो कह सकते हैं हम कि प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, जिनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं छिप जाती है, वो सामने अगर लाइमलाइट में आ गई तो दिख जाती है, लेकिन उन्हें किस तरीके से आप तराशने की कोशिश करेंगे या फिर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, इसको लेकर के कुछ योजना? जैसे मैंने आपको कहा, ये रिकॉर्ड होगा कि लगभग 15,000 लोगों को हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके, ज़्यादातर लोग को हमने हॉस्टल में रख चुके हैं। उसका सारा पैसा, खर्चा, खाना पीना, व्यवस्था सारा भारत सरकार ही करते हैं। लेकिन साथ साथ में इतना बड़ा देश है और स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्य सरकारों को भी प्राथमिकता देना ये अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो केंद्र सरकार अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते मिलकर करना चाहिए। आपने भी कहा कि इतना बड़ा देश है और हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी खेल की अगर हम बात करें तो उसमें पीछे रह जाते हैं। खेल राष्ट्र अभी तक भारत जो है वो नहीं बन पाया, जिसका अफसोस आपने कई बार जताया भी, और उसके बाद कितने सारे स्कीम्स चलाए गए हैं वो भी हमने देखा है, जिक्र भी आपने किया है। लेकिन अगर बात करें तो एक अच्छा खासा बजट चाहिए होगा, और इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन रणनीति चाहिए होगी, एक टीम वर्क चाहिए होगा आपको, कि ताकि जो खिलाड़ी हैं उनके माइंडसेट को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को उन्हें कॉम्पिटिट करना है, कंपटीशन में जाना है उनके साथ, उन्हें तैयार किया जाए। तो ये कब तक आपको सफल होता दिख रहा है, और कितनी बड़ी चुनौती है ये? क्योंकि अभी तो शुरुआत किया है, सुधारना आपने कोशिश किया है, ये सारे जितने भी आपके योजनाएं हैं वो लागू करना आपने शुरू किया है। देखिए, कोई भी चीज़ प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम तो हमेशा कहते आए कि अगले ओलंपिक में हम ठीक करेंगे। हम मॉस्को ओलंपिक्स को तो देखा नहीं है, लेकिन 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स से तो हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। मॉस्को ओलंपिक्स में हमारे यहाँ टेलीविज़न नहीं थे, मैं तो देख नहीं पाया, सिर्फ सुनते थे। लेकिन 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, जहाँ पीटी उषा 4th आए थे, मेडल से चूक गया। उसके बाद से तो हम सुनते आए हैं कि अगले ओलंपिक में हम ठीक करेंगे, अगले ओलंपिक में ठीक करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया ना। तो इसलिए इतना साल होने के बाद हम कभी 1 मेडल मिलते हैं, कभी 2 मेडल मिलते हैं, या ओलंपिक्स में सबसे बढ़िया आज तक का प्रदर्शन हुआ लंदन में, जिसमें 6 मेडल मिले, लेकिन उसमें गोल्ड मिले नहीं। तो हम फिर ब्राज़ील में गए, रियो ओलंपिक में सिर्फ 2 ही मेडल मिले। तो ये जो मेरा कहना ये है कि हमको कब तक ये कोशिश करता रहना होगा। एक समय तो हमको तय करना होगा कि कब हम कहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए हमने एक रेखा खींचा है
कि किसी को चैंपियन बनाने में, एक बच्चे को उसको प्रशिक्षण दे करके वर्ल्ड चैंपियन बनाने में कम से कम 8-10 साल का एक साइकिल लगता है। इसलिए जो तैयारी प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के तहत जो भी कार्यक्रम चलाया है, उसको हमने क्रियान्वित करते हुए अपने आप पे हम पूरा कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि हमने जो तैयारी की है उसका रिजल्ट 8 साल में लाएंगे। और उसी के बदौलत हमने कहा है कि 2028 में हम विश्व के टॉप 10 में हम पहुंचेंगे। तो ये लक्ष्य हमने इसलिए रखा है कि हम कब तक कहेंगे कि हम अगले बार ठीक करेंगे, इसलिए हमने सीधा कहा कि अगले 8 साल में हमको टॉप 10 पहुंचना है। इसमें 1-2 मेडल से हमको संतुष्ट होने वाला नहीं है। दोनों मंत्रालय की अगर हम बात कर ले तो इस वक्त संसाधन जुटाने के लिए आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि किस तरीके से इसे और डेवलप किया जाए। तो ऐसे में क्या प्राइवेट सेक्टर्स पे भी आप जोर देंगे? इसको लेकर के भी कोई प्लानिंग चल रही है कि उनकी भागीदारी यहाँ पे और ज्यादा हो सके ये लाने के लिए? ना, प्राइवेट सेक्टर को तो आना ही पड़ेगा। देखिए, भारत सरकार जो भी कर रहे हैं, हम तो एक कैटलिस्ट की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव तो देशवासियों को करना है। और खेल में, अगर खेल में रेवेन्यू आना है, खेल के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना है और समाज को एक बहुत ही गतिशील देश बनाना है खेल के क्षेत्र में, तो उसको प्राइवेट सेक्टर को तो आना ही पड़ेगा। हमारे देश में कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं, काम कर रहे हैं, जैसे टाटा एकेडमीज है, या हमारा जिंदल का इंस्पायर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, और भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट है प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हो, ये हर प्राइवेट सेक्टर कुछ ना कुछ तरीके से काम हो, क्योंकि अभी भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारा PSU ही देते हैं। हमारा आधा से ज़्यादा खिलाड़ी जो है अभी या तो वो ऑयल सेक्टर में है, या रेलवे में है, या हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में SAI में है, या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, कुछ स्टेट पुलिस में है। तो जो भी है सरकारी क्षेत्र में ही ज़्यादा अभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर भी सामने में आए और वहाँ में भी अपना अपना जो कंपनी है वहाँ में स्पोर्ट्स का पॉलिसी हो, रिक्रूटमेंट का पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स के लिए वहाँ अच्छा प्रावधान हो। हम ये चाहते हैं जब तक प्राइवेट सेक्टर उभर के आगे नहीं आएंगे तब तक पूरी तरीके से हम अपना जो सोच है उसको हम वास्तविकता में हम नहीं बदला सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार में पूर्वोत्तर का आप एक बड़ा चेहरा है। उन क्षेत्रों की, उन राज्यों की अगर हम बात करें तो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से वो देखते होंगे। तो ऐसे में उन राज्यों में जो अर्थव्यवस्था उनकी चौपट हुई है, जो नुकसान पहुंचा है, वो फिर से तेज रफ्तार से आगे बढ़ सके, इसको लेकर के क्या कुछ प्लान आपने सामने रखा है सरकार के, और कैसी भूमिका यहाँ पर आप निभाते नजर आ रहे हैं? क्या तैयारी? प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा पैकेज घोषणा किया, इकोनॉमिक पैकेज, जो स्टिमुलस स्टेप्स उठाया है, उसके माध्यम से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ही जल्द जो चाहिए था, जैसे कि खाना पीने का सामान, या लोगों का जो किसानों के लिए कोई जल्दी मदद देना हो, श्रमिकों को मदद देना हो, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो तो सरकार कर ही रहा है। इमरजेंसी जो एसेंशियल आइटम्स है वो तो पहुंचा रहा है, लेकिन आगे का गतिविधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को भी काफ़ी छूट दिया गया है और राज्य सरकार भी अपना अपना स्तर में कदम उठा रहा है। हर राज्य, चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए MSME के क्षेत्र में हो, चाहे वो बाकी जो सेक्टर हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या कोई भी चीज़ सेक्टर है, अभी लोकल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से लेकर के जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने तक का जो भी सिस्टम है वो सबको चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए सबने कदम उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने सबको अपील किया है कि हमसे ग्रोथ, जो भारत का ग्रोथ है वो फिर से पुराना स्पीड में हमको पहुंचाना है। तो उसके लिए सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह सब अपने अपने घर चले गए हैं, सब लॉकडाउन में थे, तो उससे थोड़ा सा अभी गतिविधि में थोड़ा सा स्लो हो गया है। लेकिन जैसे राज्य सरकार अपने अपने तरीके से फिर से एक्टिवेट करने का कोशिश कर रहा है, तो हमारा सारा कामकाज फिर से शुरू होने वाले हैं। कुछ शुरू हो गए हैं और थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन फिर से पटरी पर आएंगे और देश के हर कोने कोने में काम करेंगे। तो हमको भी, हमारा पूर्वोत्तर के राज्यों को भी उसी से प्रोत्साहन मिलेंगे। हम भी अपने तरीके से वहाँ अपने राज्यों में भी काम कर रहे हैं, देश भर में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के
जी का गाइडेंस जो है इस वक्त है, बहुत ही क्लियर कट विजन एंड डायरेक्शन मिल रहा है पूरा देश को, और देश को संकट से बाहर निकल के ज़रूर लाने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, लोकल का नारा दिया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया है, लेकिन मोदी सरकार के जो पिछला कार्यकाल रहा है, जो पिछली सरकार रही है, उसमें आप बतौर गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, आपने बड़ी करीब से उन सारे मसलों को देखा होगा। इन दिनों चीन एक बार फिर से जो है सीमा विवाद खड़े कर रहा है, चाहे नेपाल को आगे करके खुद पीछे रणनीति बना रहा हो, अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन सारे मसलों को इस वक्त कैसे देखते हैं आप? नहीं, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो नई नहीं है। वो जब हम भारत आज़ाद नहीं हुए थे तब से पहले हमारा कोई सीमा तय नहीं हुआ था, उसमें सीमाओं में रेखा भी नहीं खींचा हुआ है। पंडित नेहरू जी के समय में भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ, तो चलते 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 आज तक वो सीमा विवाद चल रहा है। तो उसके चलते चीन के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है वो अभी कहीं नई नहीं है, वो पुराने हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, उसको भी चीन क्लेम करते हैं, लेकिन हमारा अपना अपना लाइन ऑफ कंट्रोल है। कभी हमारे लोगों के प्रति उनका कुछ वहाँ से इंट्रूजन होता है, तो कभी वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा आर्मी उनके साइड चले गए हैं, क्योंकि वो सीमा पर कोई डिमार्केशन तो है नहीं, कोई रेखा तो खींच के रखा नहीं। तो परसेप्शन का डिफरेंसेस होने के नाते ये प्रॉब्लम समय समय में आते रहा है, लेकिन इस वक्त हमारा मजबूत हमारा नेतृत्व होने के कारण अच्छी तरह से चीज़ को हैंडल किया जा रहा है, और उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। भारत सरकार, हमारा प्रधानमंत्री जी सारा चीज़ को जो देश हित में होगा वही फैसला लेंगे। बिल्कुल, देखिए हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कोविड-19 जो है वो ख़त्म हो जाए, कोरोना काल ख़त्म हो जाए, कि गतिविधियां फिर से सामान्य हो जाए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि अब किस तरीके का मैसेज आप उन खिलाड़ियों को देना चाहेंगे जो इस वक्त कोरोना काल में हैं, घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, और बड़ी उम्मीद से देख भी रहे होंगे आपको, सुन रहे होंगे आपको कि क्या कुछ यहाँ से किरण रिजिजू आज उनके लिए कहते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं? हम चाहते हैं कि आपका टूर्नामेंट, आपका गतिविधि जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जहाँ सरकार का मदद ज़रूरी होगा, मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम फिर से जल्दी से जल्दी कोविड को हरा करके हम फिर एक नॉर्मल अच्छा भविष्य की तरह बाकी चीज़ों में भी और खेल की दुनिया में भी हम फिर कायम करेंगे। आगे का रास्ता हम अपना जो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। मेरा तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और खिलाड़ियों को कि मैं भी खुद भी अभी बहुत ही मेरा जज्बा है, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि खिलाड़ियों को सरकार की ओर से कभी भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। चलिए किरण रिजिजू जी, बहुत शुक्रिया आपका विमर्श का हिस्सा बनने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थव्यवस्था हो चुकी है अनलॉक, खत्म हो चुके हैं सभी रोड ब्लॉक। मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्ष